नमस्कार। हमारा आज का विषय है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग। पिछले वीडियो में हमने उत्सर्ग एकांकी के बारे में कुछ बातचीत की थी। उसी क्रम में आज हम उत्सर्ग एकांकी की एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे और एकांकी का मूल भाव क्या है इस पर बात करेंगे। उत्सर्ग एकांकी, अगर हम इसके शीर्षक को देखें तो उत्सर्ग का अर्थ है त्याग या छोड़ना। किसी उद्देश्य या कारण से कोई वस्तु अपने अधिकार या नियंत्रण से अलग करना या निकालना या अर्पित कर देना उत्सर्ग कहलाता है। जो प्रस्तुत एकांकी है, इसका प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक है तथा कई वर्षों की कठोर साधना से, मेहनत से, परिश्रम से वह एक ऐसा यंत्र तैयार करता है जो प्रेतात्माओं का आह्वान कर सकता है, प्रेतात्माओं को बुला सकता है, उनके सूक्ष्म शरीर को मनुष्य का आकार दे सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। डॉक्टर शेखर जो है अपनी इस खोज के द्वारा जीवन की शाश्वतता तथा मृत्यु पर विजय का संदेश देना चाहता है, मृत्यु का रहस्य खोजना चाहता है, मृत्यु और जीवन के भेद को दूर करने की बात वह करता है। पर जब अपने मित्र की पुत्री मंजुल और यंत्र में से किसी एक को चुनने का विकल्प आता है, परिस्थितियां इस प्रकार बन जाती है कि उसे मंजुल और यंत्र में से किसी एक को चुनना होता है, तो वह मंजुल की जिंदगी को चुनता है, मंजुल के जीवन को चुनता है और मंजुल को बचाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन की कठोर साधना के परिणाम यंत्र को नष्ट कर देता है। प्रस्तुत एकांकी में वैज्ञानिक खोज की जो यह कल्पना की गई है, यह भारतीय दर्शन को आधार मानकर की गई है। भारतीय दर्शन में मृत्यु को सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार कहा गया है और आत्मा को अजर अमर माना गया है। शरीर से अलग होकर भी आत्मा, सूक्ष्म शरीर, मन कार्य करता रहता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह गतिशील रहता है। भारतीय दर्शन की इसी विचारधारा को डॉक्टर शेखर ने वैज्ञानिक खोज के जरिए लोगों के सामने लाने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में किया है। उत्सर्ग एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा करें तो सबसे पहले बात करते हैं कथानक के बारे में। आलोच्य एकांकी का जो कथानक है बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा सा घटनाक्रम है। डॉक्टर शेखर इसके केंद्रीय पात्र हैं और उनकी खोज पर पूरी एकांकी आधारित है। वह एक यंत्र की खोज करते हैं जिसे एपराटस कहा गया है। इस यंत्र की सहायता से वे प्रेतात्माओं को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके सूक्ष्म शरीरों को मनुष्य का आकार दे सकते हैं। डॉक्टर शेखर अपनी खोज के बारे में बताने के लिए जब स्टडी सर्किल गए हुए होते हैं, तब उनकी पुत्री मंजुल एपराटस का स्विच दबा देती है, जिससे उसका हरा बल्ब जल उठता है जो कि प्रेतात्माओं को अपनी ओर खींचता है और इसी से खींचकर छाया देवी, जो कि डॉक्टर शेखर की प्रेमिका थी और 2 महीने पहले उसकी मृत्यु हो चुकी बताई गई है, का सूक्ष्म शरीर मंजुल से मिलने के लिए आ जाता है और एपराटस से उसे मनुष्य का आकार मिल जाता है। छाया देवी की मृत्यु से मंजुल पूरी तरह से अनभिज्ञ है और वह उसी प्रकार बातें करती है जैसे कि एक मनुष्य से बात करती है।
बातों ही बातों में छाया देवी 4 महीने बाद मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात करके फिर चली जाती है। डॉक्टर शेखर जब लौटते हैं तो इस घटनाक्रम के बारे में मंजुल उन्हें बताती है। डॉक्टर शेखर को बहुत आश्चर्य होता है कि छाया देवी यहाँ आई थी और साथ ही वे मंजुल को ले जाने की बात सुन करके घबरा जाते हैं। वे शीघ्र ही छाया देवी को बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वे एपराटस को व्यवस्थित कर छाया देवी का आह्वान करते हैं। छाया देवी आती हैं तथा यंत्र द्वारा बार बार बुलाए जाने पर अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त करती है। डॉक्टर शेखर छाया देवी से मंजुल को ऋषिकेश ले जाने की बात पूछते हैं तो वह बताती है कि हाँ, प्रतिहिंसा की भावना से डॉक्टर शेखर ने जो छाया देवी के प्रेम की उपेक्षा की है उसका बदला लेने के लिए, उसके लिए डॉक्टर को दंड देने के लिए वह मंजुल को ले जाना चाहती है। यह बात सुन करके डॉक्टर शेखर बहुत दुखी हो जाते हैं और वे छाया देवी से मंजुल के जीवन की भीख मांगते हैं। छाया देवी पहले तो नहीं मानती क्योंकि उनके मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की भावना होती है, लेकिन अंत में वह कहती है कि डॉक्टर को यंत्र और मंजुल में से किसी एक को चुनना होगा। डॉक्टर शेखर मंजुल के जीवन को चुनते हैं और अपने यंत्र को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने यंत्र एपराटस को नष्ट कर डालते हैं। एकांकी का यह संक्षिप्त सा कथानक है जो डॉक्टर शेखर की खोज पर पूर्णतः आधारित है। यह कथानक पूरी तरह व्यवस्थित है और सुगठित है। कहीं इसमें कोई बिखराव दिखाई नहीं देता, कोई फैलाव नहीं है और बहुत तेज़ी से यह कथानक अंत की ओर बढ़ता है, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। अगले तत्व की बात करें, पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो एकांकी में पात्र संख्या बहुत ही सीमित है। केवल 5 पात्र इसमें लिए गए हैं। इन 5 पात्रों में से ही भी 3 पात्रों का ही चरित्र उभारा गया है, डॉक्टर शेखर, छाया देवी और मंजुल। डॉक्टर शेखर एकांकी के केंद्रीय चरित्र हैं। वे महान वैज्ञानिक हैं, भावुक प्रेमी हैं, जिम्मेदार एवं स्नेही पिता है और इन सब से बढ़कर वे महान इंसान हैं। अपने मित्र की पुत्री व पत्नी के प्रति जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए पहले वे अपने प्रेम संबंध का उत्सर्ग करते हैं और फिर पुत्री को बचाने के लिए अपने जीवन भर की खोज साधना का उत्सर्ग कर देते हैं। छाया देवी और मंजुल का जो चरित्र है वह डॉक्टर शेखर के सहारे ही उभरता है। अलग से उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं उभारा गया है। किसी भी सफल एकांकी के लिए यह आवश्यक होता है कि उसकी पात्र संख्या सीमित होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो उत्सर्ग एकांकी की पात्र संख्या आदर्श पात्र संख्या है, अर्थात सीमित पात्र संख्या होने से एकांकी का मंच पर अवतरण बहुत ही आसानी से संभव हो सकता है। जो भी पात्र इसमें आए हैं वे सभी सजीव एवं वास्तविक प्रतीत होते हैं। डॉक्टर शेखर को जैसा दिखाया गया है कि वे वैज्ञानिक है, हमेशा अपनी खोज में ही खोए रहते हैं, लीन रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, कार्यकुशल दिखाया गया है, तो वे अपनी व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के बारे में भूल जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है।
तो यह बिल्कुल उनके एक वैज्ञानिक होने के अनुरूप है। इसी प्रकार जब छाया देवी आती हैं तो छाया देवी के भाषा, उनका बोलने का ढंग, सब कुछ एक प्रेतात्मा की तरह दिखाई देता है। तो सभी पात्र सजीव प्रतीत होते हैं, वास्तविक प्रतीत होते हैं। संवाद या कथोपकथन। एकांकी और नाटक ये दोनों संवादों पर ही पूर्णतः आधारित होते हैं। संवाद या कथोपकथन ही किसी भी एकांकी के प्राण होते हैं, क्योंकि संवादों के सहारे ही कथा आगे बढ़ती है, संवादों के सहारे ही पात्रों का चरित्र उभरता है। अगर उत्सर्ग एकांकी की बात करें तो संवादों की दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी है। इसके जो संवाद है वे पात्रों के अनुकूल है और प्रसंगों के अनुकूल है। इसके संवाद संक्षिप्त भी हैं और दीर्घ भी हैं। वैसे कहा जाता है कि संवाद अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, विस्तृत नहीं होने चाहिए, उनमें संक्षिप्तता होना आवश्यक है। यह सही है। प्रस्तुत एकांकी में कुछ संवाद संक्षिप्त हैं और कहीं कहीं पर लंबे संवाद भी, दीर्घ संवाद भी देखने को मिलते हैं, पर वे कहीं भी दीर्घ संवाद कहीं भी बोझिल और दुरूह नहीं लगते हैं। कथ्य की मांग के अनुरूप पात्रों के मंतव्य को स्पष्ट करने की दृष्टि से ये लंबे संवाद भी आवश्यक प्रतीत होते हैं। कथा को आगे बढ़ाने में योगदान देते दिखाई देते हैं। देशकाल वातावरण। उत्सर्ग एकांकी में देशकाल और वातावरण की बात करें तो इसमें कुछ ही घंटों का घटनाक्रम लिया गया है और एक ही स्थान पर, एक ही कक्ष में उन घटनाओं को घटित होते हुए दिखाया गया है। एक ही स्थान है, थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय अवधि की घटना होने से मंच पर इसका अवतरण सहज ही संभव है। इसके अलावा पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा आदि के माध्यम से भी उचित वातावरण का निर्माण किया गया है। डॉक्टर शेखर वैज्ञानिक हैं, उन्हें सूट में दिखाया गया है। छाया देवी को एक प्रेतात्मा के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए उनको एक सफ़ेद साड़ी में दिखाया गया है। इस प्रकार देशकाल और वातावरण का प्रस्तुत एकांकी में पूरा ध्यान रखा गया है। मंच सज्जा भी इसी के अनुरूप दिखाई गई है। भाषा शैली। प्रस्तुत एकांकी की भाषा जो है कथ्य के, पात्रों के, प्रसंगों के पूरी तरह है अनुकूल है। संपूर्ण एकांकी की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा परिष्कृत हिंदी है, परिनिष्ठित हिंदी है। और जो इस एकांकी का एक पात्र है सुधीर, जो नौकर है, सेवक है, उसके अतिरिक्त सभी पात्र इसी परिष्कृत हिंदी का प्रयोग करते दिखाए गए हैं। एकांकी का जो विषय है वह विज्ञान और दर्शन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो विज्ञान और दर्शन के अनुरूप दोनों ही तरह की शब्दावली, दोनों ही तरह की भाषा दिखाई देती है। दर्शन के अनुरूप इसमें संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो विज्ञान के अनुरूप इसमें अंग्रेजी के शब्दों का, अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली के उदाहरण देखें तो अग्नि, श्वेत, सूक्ष्म, स्थूल, निद्रा, मृगजल, दीपस्तंभ, सर्वकालीन, घटाकाश, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अंग्रेजी के शब्दों की बात करें
तो स्पिरिट कॉन्टैक्ट, स्टडी सर्किल, मोनोटनी, साइंटिस्ट, मेंटल पीस, क्लॉक, रिस्ट वॉच आदि शब्दों का प्रयोग एकांकी में हुआ है। एक जो सबसे खास बात कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावादी कवि हैं और छायावादी कविता का प्रभाव, छायावादी कविता की भाषा का प्रभाव उनकी एकांकियों पर भी दिखाई देता है। प्रस्तुत एकांकी की भाषा में काव्यात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की भाषा इनकी एकांकी में देखने को मिलती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर अगर उत्सर्ग एकांकी की समीक्षा करें तो यह एक सफल एकांकी सिद्ध होती है। मंच पर अभिनय की दृष्टि से भी यह सफल एकांकी है। धन्यवाद।